वर्कस्पेस, import existing main project, browse directory, project name A1, first web, select folder and finish. यहाँ डाउनलोड हो रहा है आपका डिपेंडेंसीज 99, डाउनलोड रिसोर्स maven प्रोजेक्ट, ठीक है। या चलो, ये हमारा क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर SRC AIT प्रोजेक्ट। तो जार, जब जार पैकेजिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, मेन क्लास, है ना, एक मेन क्लास मिलता है, मेन मेथड तो हम बोलते हैं स्टार्टर क्लास या स्टार्टिंग पॉइंट, एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट एक मिलता है आपको सर्वलेट इनिशियलाइजर। तो ये सर्वलेट इनिशियलाइजर एक क्लास है, सर्वलेट पेज है जो एक्शन करता है स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर, ठीक है। किसको एक्सटेंड करता है, स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर इंटरनली वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर को इम्प्लीमेंट किया है। इसके पास एक ऑन स्टार्टअप मेथड है जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट टाइप का क्या, और थ्रोज करता है एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है, मालूम है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है जो इंटरनली ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जकार्ता, ये क्या है, कंटेनर्स है, गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ सर्वलेट के, सारा सर्वलेट की इंफॉर्मेशन के लिए। तो अभी इसको स्किप कर दो सभी चीज़ें, फिर आगे चल के बताएंगे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। गेट माइम टाइप, माइम टाइप क्या होता है, किसको मालूम है ना, सर्वलेट में मैंने बताया था माइम टाइप, हाँ, माइम टाइप, हेलो, नहीं याद है, भूल गए, माइम टाइप, गेट माइम टाइप स्ट्रिंग, बताओ क्या नाम है, संजय, क्या माइम टाइप के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक। नो सर, नो सर, नो। ठीक है, दर्शन, माइम टाइप बोलो यार, नहीं, हैप्पी, किसी को नहीं आइडिया है, अरे सर्वलेट में बताया था ना माइम टाइप्स क्या होता है। हुँ? देखो, माइम टाइप मीडिया टाइप भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, माइम टाइप। तो माइम टाइप जो है ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करता है, किसको, इंडिकेटिंग द नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल और ये समथिंग्स माइम टाइप और डिफरेंट स्टैंडर्ड। देखो, तो यहाँ पास स्ट्रक्चर ऑफ माइम टाइप डेटा, सिंपल आप किधर माइम टाइप में, माइम टाइप, लेगेसी जावास्क्रिप्ट माइम टाइप ये देखो, एप्लीकेशन हाइफन जावास्क्रिप्ट, एप्लीकेशन ECMA स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट, ये सारे माइम टाइप होते हैं। किसी भी टाइप का आप डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका टाइप किस टाइप का होना चाहिए, तो ये बताता है माइम टाइप। तो माइम टाइप जब हम फाइल अपलोडिंग, फाइल डाउनलोडिंग, जब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे, और फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल है, इमेज है, जिफ है, पीएनजी फाइल है, कोई इमेजेस हैं, और डाउनलोड करते हैं कहाँ, सर्वर से। तो उसका टाइप हमें बताना होता है, किस टाइप का आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट तो है नहीं,
किस टाइप का इसका एक्सटेंशन, जिफ हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, ये क्या कहलाते हैं सब, माइम टाइप। तो ये एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, एपीएनजी, एवीआई, जेपीजी, जेपीजी इमेज है, ये एसवीजी इमेज। तो किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं सर्वर पे, इसका बताना पड़ता है माइम टाइप, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी पार्ट या फॉर्म डेटा। तो एमवीसी के बाद, एमवीसी में ही, या एमवीसी और जेपीए दोनों कंप्लीट होने के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे डेटा ब्राउज़र से, कहाँ, ब्राउज़र से अपलोड करेंगे, अपलोड सर्वर पे डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें माइम टाइप मालूम होना चाहिए कि माइम टाइप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताया है कि फाइल का नेम और फाइल का टाइप। तो ये जो टाइप है, ये कैसे इसने बताया कि ये फाइल जो है इमेज डॉट जेपीजी है, कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है। तो ये जो कॉन्फ़िगर किया है इमेज डॉट जेपीजी, ये आया माइम टाइप, है ना, दिख रहा, इमेज डॉट इमेज हाइफन जेपीजी, ये सारे टाइप्स होते हैं माइम टाइप। तो माइम टाइप अब आगे चल के देख लेंगे, बता देंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आगे आपको फाइल फाइल हैंडलिंग, फाइल अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में आपको हेल्प करेगा। ठीक, चलो, तो यहाँ कि माइम टाइप कहाँ से आया था यार, हम लोग क्या देख रहे थे, अच्छा इधर। तो ये देखो माइम टाइप, तो वेलकम डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल, एच टी एम एल, लॉग इन जेएसपी। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें ऑटो इसमें पहले से कॉन्फ़िगर की गई है ना ऑटोमेटिक, कि बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज, यहाँ पास रिटर्न, सारी चीज़ें। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन बताया था क्या, कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, हेलो, ये नहीं सर, नहीं बताया था ये सर। अभी नहीं बताया ना। नहीं अ, सर। नो सर। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार, कैसे छूट गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली ये जन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं, आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्यों जनरेट किए हैं, इतना लेंदी कोड, इतना ये सारी चीज़ें। यहाँ कोड बी आर टैग, क्या मीनिंग है बी आर, बी आर टैग लगा रहे हैं इधर, ब्रेक लाइन। तो ये बी आर टैग तो एच टी एम एल का टैग है ना, क्यों, टैग एच टी एम एल का है, ये कोड टैग एच टी यस एम एल सर। का है, यस सर। ये सारे, ये सब कोड टैग ओपन हो रहे हैं, यहाँ क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रन हो सकता है आपके ब्राउजर पे, क्यों, क्योंकि एचटीएमएल फॉर्मेट में सारी चीजें बनी हुई हैं। तो डॉक्यूमेंट इंटरनली देखो एचटीएमएल बना गया है, पैराग्राफ, ब्राउजर पे शो करने के लिए होगा। हाँ ये ब्राउजर पे। तो क्या होता है एक्चुअली, देखो रियल टाइम में जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना, मीन्स कोई एपीआई बना रहे हो, तो एपीआई जो बनाए हैं वो एपीआई सिर्फ आप समझ सकते हैं, लेकिन दूसरा डेवलपर से समझेगा जिसको आप एपीआई कर रहे हो, आप एपीआई प्रोवाइडर हो, तो एपीआई कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि अरे एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, कैसे समझेगा। तो वो इतनी कोड नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना लेंदी कोड वो देखे। तो वो सीधा बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले आप क्या प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा, क्या आप डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, एचटीएमएल पेज बनाएंगे, नहीं, आप कोड बनाइए, इसका क्या काम है। और ये इंटरनली जावा डॉक, जावा डॉक कमांड, स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बेसिक जावा की क्लास में जावा डॉक के बारे में बताया था, नहीं याद होगा, अभी बताते हैं एक रियल टाइम यूज क्या है इसका, जावा, जावा और, ये सर डिकम्पाइलर के बारे में बताया। हाँ,
यहाँ पास बिन बाइनरी फोल्डर के अंदर जावा, जावा सी, जावा डॉक, है ना। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर, इसका क्या काम है, जावा डॉक, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना। तो जो भी आपके पास एप्लीकेशन आपने बनाया है उस एप्लीकेशन का कंप्लीट जीयूआई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है। कैसा, ऐसे, जैसे मुझे सन माइक्रो सिस्टम के डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो J2SE, J2SC, J2SC API डॉक्यूमेंट, और एक जावा 8 हो या कोई सा भी डॉक्यूमेंट है। बताओ कोई सा भी क्लास का नेम, जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम, या ले लो आपका सिंपल जावा लैंग पैकेज, है ना, जावा डॉट लैंग, सभी लोग फेमिलियर हो जावा डॉट लैंग से, यस। जावा डॉट लैंग में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्लासेस बुलियन, बाइट, कैर, कंपाइल, डबल, इनम, क्लास फ्लोट, मैथ, नंबर, ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैकेज, ये सारी क्लासेस है, यस। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास में अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें, जावा डॉट लैंग पैकेज, क्लास ऑब्जेक्ट पैकेज, पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है यहाँ पास, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की, ठीक है, समझे। ये इसके बारे में सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी उसके गाइडलाइंस है, क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, कितने मेथड्स है, कौन कौन से मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, नोटिफाई कौन कौन से मेथड है, सब कुछ यहाँ पास रीडेबल फॉर्म में है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यस। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि यही चीज कंट्रोल शिफ्ट टी, कौन सी क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास डॉट लैंग पैकेज, ऑब्जेक्ट क्लास। हाँ। अब मैच करो यहाँ से सारा टॉप से, पैकेज का नेम जावा डॉट, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या है उसके पास, यहाँ पास हायरार्की में ये लो, यहाँ सबसे टॉप पे देखो, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कैसे बनाए जाते हैं, वो भी बता दूंगा मैं, बट अभी आप यहाँ से देखो, मैच करो, पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक, पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, क्लास इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की, है मैच एकदम एज इट इज, क्योर, कुछ चेंजेस नहीं। ये करली ब्रेस एट कोड ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये कोड है, ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ कोड टाइप में दिया गया है बताने के लिए, ये HTML के सारे कोड्स हैं, ये ऑब्जेक्ट, ताकि ऑब्जेक्ट सर्च करोगे तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो एवरी क्लास हैज दिस एज ए सुपर क्लासेस ऑल ये, और SE, इसका क्या मीनिंग है, एट सी, सिंस, तो ये एनोटेशंस है, ये आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे बनाओगे आप अपना डॉक्यूमेंट खुद का, मैं बता दूंगा। तो ये सिंस, ऑथर्स, पैरम्स, ये सारी चीज़ें आप एनोटेशंस के बेस पे आप मेंशन करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है, कौन सा है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो डॉक्यूमेंट्स कमेंट होते हैं, डॉक कमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक कमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, / डबल स्टार एंटर। तो जैसे डॉक कमेंट, ये मैंने बनाया था ये, तो डॉक कमेंट ये मेथड है, / स्टार एंटर, ये है डॉक्यूमेंट्स कमेंट। कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स कमेंट, 3 टाइप्स के कमेंट होते हैं ना, इनलाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट्स कमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स कमेंट कैसे देते हैं, इससे। तो ये डॉक्यूमेंट जो कमेंट होगा, जब हम इसको जनरेट करेंगे इसकी डॉक्यूमेंट, तो ये जो भी सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करोगे वो डिस्प्ले होगा कहाँ, ब्राउज़र पे, ठीक, देखो। तो ये समझ में आया,
तो जो भी कंस्ट्रक्टर होंगे, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है, कितने मेथड्स है, इंस्टेंस है, सारा चीज़ ये यहाँ पास आपको डिस्प्ले किया जाएगा इसके बेस पे। तो यहाँ ये चलते हैं, यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो आप हायरार्की दे सकते हैं। ये पैराग्राफ्स, ये जो उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, सारे डिस्क्रिप्शंस, मेथड्स, ये सब A to Z आपको डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। क्लियर? चलो एक क्लास ले लूंगा, आप लोग को पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है? कैसे डॉक्यूमेंट्स आप जनरेट करेंगे, कैसे आप क्रिएट करेंगे। चल यहाँ स्किप कर दे इसको। हेलो, बोलो, स्किप कर दें कि जानना है पूरा? यस सर। यस सर। हाँ, अभी तो नहीं जानना है ना, बता देंगे, ठीक है? पूरा कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग एपीआई बनाना सीख जाए, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर्स कैसे काम करते हैं, वैसा आपको सारा काम सिखा दूंगा। ठीक, तो ये अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दो इन सारी चीज़ों को। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा था? कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर चला जाता हूँ। क्या स्टार्ट करना था, क्या बता रहा था यार? एक्सेप्शंस। तो सर्वलेट, तो बाय डिफॉल्ट किसको, कौन से क्लास को एक्सटेंड करता है? सर्वलेट को। तो सर्वलेट इनिशियलाइजर, तो ये क्लास हमें स्प्रिंग बूट, जब हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट दो क्लासेस मिलती हैं। वो कौन कौन सी क्लास हैं? फर्स्ट मेन क्लास जिसको बोलते हैं रूट क्लास या फिर एंट्री पॉइंट। दूसरा मिलता है आपको सर्वलेट इनिशियलाइजर, जो क्या काम करता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है, जिसको बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है, क्लियर? फ्रंट कंट्रोलर। या तीसरा जो है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये एक इनपुट फाइल है, ये आपकी इनपुट फाइल है जो किसको बताता है? आपको कंटेनर को। किसको, कौन से कंटेनर? स्प्रिंग कंटेनर। तो स्निपिंग टूल और स्निपिंग टूल, SRC, टारगेट और मेन जावा form.xml। कंट्रोल सेव करना पड़ेगा ना, सेव कर लो ड्राइव और तो स्ट्रक्चर। ठीक है, समझे? तो यहाँ हमारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है कौन सा? कंटेनर, ISC कंटेनर। ISC कंटेनर। ISC कंटेनर का काम क्या है? जो भी बेस पैकेज, क्योंकि मैंने आपको कंपोनेंट स्कैन के बारे में स्टार्टिंग में बताया है, तो कंपोनेंट स्कैन क्या करता है? बेस पैकेज को फाइंड करता है और उस बेस पैकेज के बेस पर वो ऑल जावा क्लासेस, जितने भी जावा क्लासेस हैं, उन सभी का ऑब्जेक्ट्स जो है ISC कंटेनर क्रिएट करता है इंटरनली। तो ISC कंटेनर को एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? आपका ये प्रोजेक्ट क्लास या फिर आप इस प्रोजेक्ट की पेरेंट क्लास, पेरेंट प्रोजेक्ट। ये क्या है?
आपका प्रोजेक्ट, चाइल्ड प्रोजेक्ट, ये कॉल करता है किसको, पेरेंट प्रोजेक्ट को। ये पेरेंट पेरेंट प्रोजेक्ट क्या, कौन है पेरेंट प्रोजेक्ट? हाँ, पेरेंट प्रोजेक्ट कौन है यार? पेरेंट प्रोजेक्ट स्प्रिंग क्लाउड, हाँ, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट ना, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट पेरेंट प्रोजेक्ट है। तो आप आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप चाहते हैं कि आईओसी कंटेनर को स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट करने वाला कौन है? वो है पेरेंट प्रोजेक्ट। ठीक, तो पेरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है किसको? आईओसी कंटेनर को। ठीक, तो आईओसी कंटेनर की कुछ क्या है, रूल्स हैं कि पेरेंट स्प्रिंग बूट से बोलता है, स्प्रिंग बूट आप मुझे क्लास प्रोवाइड करें और इनपुट फाइल। तो आईसी कंटेनर को वो क्लासेस, तो ये क्लासेस जो स्कैन किए जाएंगे, तो स्प्रिंग बूट जो है, इसके पास एक स्पेशल एनोटेशन है। वो एनोटेशन क्या काम करता है कि जैसे ही फर्स्ट स्प्रिंग बूट की क्लास, मेन क्लास जैसे लोड होती है, तो इसको लोड करने से पहले, मेन क्लास एग्जीक्यूट करने से पहले, ये ऑल रिक्वायर्ड क्लासेस, ऑल डिपेंडेंसीज, ऑल प्रॉपर्टीज फाइल, ऑल जितने भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में, इन सभी को लोड करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को लोड करता है कौन? एक सिंगल एनोटेशन, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का यूज क्या है? जो भी क्लासेस है, इन सभी क्लासेस को लोड करना। इसकी हेल्प से तो सबसे पावरफुल जो है वो एक सिंपल एक एनोटेशन है जो स्प्रिंग बूट के पास है। वो कौन सा एनोटेशन है? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये ऑल क्लासेस को लोड करेगा। लोड करने के बाद कैसे लोड करता है? इसके पास इंटरनल फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फ़िगरेशन करना, कौन कौन सी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन करना, ऑटो एनेबल करना। ऑटो एनेबल मीन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट फीचर प्रोवाइड कर रहा है उन सभी को एनेबल कर देना। ऑटोमेटिक ऑटो एनेबलिंग मीन्स ऑटो कॉन्फ़िगर हो गए। और ये कंपोनेंट स्कैनिंग, जो भी बेस पैकेज प्रोवाइड करेंगे, जो बेस पैकेज प्रोवाइड किया गया है उसके बेस पे वो कंपोनेंट को स्कैन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि उनको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा, अब दूसरा, तो ये तो है क्या, ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाएगा कि इसका आपको क्लास दिया जाएगा और क्लास को लोड करना है, या क्लास लोड कर दिया गया। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्रिएट किया है इसी कंटेनर, किसके कहने पर? इसके कहने पर। यहाँ इसने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद लोड किया गया यहाँ पर। तो इसी तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट। दूसरा दूसरा काम क्या हो रहा है? इनपुट्स। तो कोई भी मॉडिफिकेशन हो या कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो ये प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे कंटेनर को इनपुट। तो इनपुट देने वाला काम कौन कर रहा है? इनपुट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। तो यहाँ एक क्लास हो या एक से ज़्यादा क्लास हो, ये सारी क्लासेस, ये क्लासेस जो है ये डिपेंड करती हैं किस में, सॉरी क्या बोलते हैं, इसको प्रोवाइड करना है किसको? एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के बेस पे। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी फाइल है। ये कंटेन करता है की एंड वैल्यू। ये रूट बताता है कि हे कंटेनर, आपको इस क्लास का जो है, इसके अंदर मान लो, और मैंने एक सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ एक वेरिएबल है वैर, सॉरी वैर नहीं, क्या है इसमें, इंट इंट आईडी।
इंट आईडी वेरिएबल है, इसके अंदर डेटा इनिशियलाइज करो इसके अंदर वैल्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पास प्रॉपर्टी फाइल में बाइंड करते हैं की एंड वैल्यू। तो की इस टाइम पर क्या है, कौन सा की है, की एंड वैल्यू। तो की मैंने बोल दिया कि की है यू आई डी यूजर डॉट यू आई डी, ठीक है। तो मैं डॉट यू आई डी लिख रहा हूँ, ये की है जिसके अंदर वैल्यू है 101 की एंड वैल्यू, ठीक। बेसिक समझना है, हाँ बेस समझना, प्रॉपर्टी फाइल है। अब यहाँ ये सिंगल वैल्यू को हम बाइंड करते हैं किससे, एट वैल्यू एनोटेशन से, ठीक। एट वैल्यू एनोटेशन कैसे बाइंड करते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू। थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें दिख सके। एट एक्सप्रेशन वैल्यू, इसके अंदर कोट्स एक्सप्रेशन की एंड दिस वैल्यू, और यहाँ होगा डॉट यू आई डी। इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फाइल ये सर्वर में मीन्स कंटेनर पे लोड की जाएगी। इसका भी ऑब्जेक्ट क्या है, एक प्रकार से इसको आप मानो कंटेनर नहीं, इसको एक प्रॉपर्टी फाइल है, सिंपल एक फाइल है जो लोड किया गया है जब ये कंटेनर एग्जीक्यूट होता है। कंटेनर एग्जीक्यूट होगा तो फाइल लोड करेगा और इस फाइल से बाइंड किया जाएगा इसकी की। इस की के बेस पे इसके अंदर वैल्यू क्या है असाइन की गई है, इस वेरिएबल के अंदर मेमोरी क्रिएट होगा और इस मेमोरी में आईडी नाम की मेमोरी में असाइन किया जाएगा वैल्यू 101। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट आप चाहेंगे ट्राई करने के लिए कि नहीं मुझे वैल्यू प्रोवाइड करो, तो आपको इसका बीन, इसका जो भी डिटेल्स है इसको एक्सेस करेंगे इस बीन को और कॉल करेंगे आईडी वेरिएबल को। तो आईडी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा इस टाइम पे 101, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये जो भी क्लास है, मान लो इस क्लास का नेम कुछ भी ले लो, हेलो, ये h1 क्लास है, h1 क्लास डॉट रेफरेंस, इसके पास क्या है आईडी। तो आईडी आप प्रिंट कराओगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 101, क्योंकि यहाँ पास असाइन किया गया। तो किसके बेस पे असाइन किया गया है यहाँ पास, हाँ जो भी आप की मेंशन करोगे यहाँ पास प्रॉपर्टी फाइल के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर की आपने बनाया यूआईडी और असाइन किया 101, तो वहाँ 101 प्रिंट होगा, और यहाँ आपने वैल्यू चेंज किया 102 किया तो 102 प्रिंट होगा। तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो रहा है ना, यहाँ से बाहर से जो भी आप चीज़ें यहाँ चेंज कर रहे हो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर रहा है कंटेनर के अंदर, यस कंटेनर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी फाइल में हम प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रीफिक्स एंड सफिक्स की है, प्रीफिक्स और सफिक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही सर्वलेट इनिशियलाइजर क्लास जब लोड होगा तो इंटरनली इसको इनपुट्स कहाँ से मिलेगा, इनपुट इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस सर्वलेट इनिशियलाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं आपको ये प्रीफिक्स दे रहा हूँ, ये मैं आपको सफिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं ये व्यू नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू पास किया जा रहा है, इनपुट के थ्रू, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू इनपुट पास किया जा रहा है किसको, कंटेनर को। कंटेनर इंटरनली हैंडल करता है। तो ये मैं आप सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, बट आपको बेसिक मैंने बता दिया ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो इनपुट कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ये चीज़ें आप बस ध्यान रखो, ठीक है। तो ये इसको मैं इनपुट फाइल बोल सकता हूँ, हेलो, इनपुट फाइल जो भी की वहाँ से बाइंड किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, इतना याद रहेगा, हेलो।
यस सर। हाँ, ठीक है। तो यस सर। हाँ, इनपुट, इनपुट ध्यान रखो। तो अब यहाँ यहाँ चीज़ें अभी काफ़ी चीज़ें हैं, इसको मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर डे बाय डे आपको बताते रहूँगा। ये मैवन डिपेंडेंसी है, टारगेट फोल्डर्स है। आपको मैवन की क्लास देखना तो यहाँ पर सारे आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके पीछे का सारा लॉजिक क्या है। ठीक है, ये सब क्या है, ये मैवन का पार्ट है ना। मैवन, मैवन क्लास, मैवन वर्कशॉप जो लोग अटेंड किए होंगे उनको ये देख के लग रहा होगा साहब ये मैवन, मैवन का है। मैवन डिपेंडेंसी, टारगेट फोल्डर, मेन क्लासेस, टारगेट फाइल। तो ये टारगेट फाइल है और ये जनरेटेड M2 रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास कुछ बचा क्या, नहीं ना। बस सिंपल एक इनपुट फाइल बची, ये टेम्पलेट, जिसके अंदर हम क्या जा रहे हैं, व्यू, व्यू। ठीक है, ये कौन सा है, HTML फाइल्स। हाँ व्यू। तो जो व्यू होंगे मीन्स यूआई, यूआई पेज, यूआई पेज वो कहाँ होंगे, टेम्पलेट के अंदर। स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर इमेज, IMG इमेज, CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS, अरे देख लेना यार, CSS एंड JS, माउस से लिख रहा हूँ ना इसलिए, JSS। और बचा क्या यार, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ बचा क्या है? अरे कुछ है क्या फोल्डर स्ट्रक्चर में, कुछ नहीं भी सर। नहीं है। ये पॉम डॉट एक्सएमएल है, ये पॉम डॉट एक्सएमएल ये भी इनपुट है, लेकिन ये इनपुट किसको प्रोवाइड करता है, ये इनपुट फाइल है ना, ये भी इनपुट फाइल है। इन, इट्स अ डिपेंडेंसी। हाँ ये भी इनपुट फाइल है, बट ये किसको इनपुट प्रोवाइड करता है, ये किसको प्रोवाइड करता है, मैवन के लिए। तो ये मैवन और ग्रेडल के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पास लिख दूँ, इनपुट फाइल फॉर मैवन और ग्रेडल, मैवन और ग्रेडल के लिए। तो मैवन और ग्रेडल को आपको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो जब भी आप मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको पॉम मिलता है, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। ग्रेडल आप क्रिएट करोगे तो क्या ये पॉम डॉट एक्सएमएल मिलेगा, यस या नो, हाँ नहीं मिलेगा सर। नहीं, क्यों, क्योंकि मैवन प्रोवाइड करता है आपको पॉम डॉट एक्सएमएल, ग्रेडल नहीं। ठीक है, ग्रेडल सपोर्ट नहीं तो सर करता है। ग्रेडल पे क्या मिल। ग्रेडल में आपको ग्रेडल फाइल मिलती है, एलिफेंट, एलिफेंट मिलेगा, एलिफेंट की तरह उसका जो सिंबल होगा, एलिफेंट, ग्रेडल फाइल मिलती है, बिल्ड, बिल्ड, ग्रेडल बिल्ड। तो अभी बता रहे हैं ग्रेडल क्या है, लेकिन एक्सएमएल फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि ये टोटली स्प्रिंग बूट जो है एक्सएमएल को रिमूव कर चुका है। जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो एक्सएमएल सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि एक्सएमएल से क्या हो रहे हैं, लेंदी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेंदी होता है। तो जिसकी वजह से स्प्रिंग बूट ने एक्सएमएल को क्या किया है, रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, कभी भी इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, क्या पूछेगा, अच्छा ये बताओ कि स्प्रिंग बूट जब एक्सएमएल फाइल, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसको सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स स्प्रिंग बूट आप बोलोगे ना कि एक्सएमएल फाइल सपोर्ट नहीं करता, एक्सएमएल को रिमूव कर दिया गया, यस, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दिया गया, लेकिन फिर भी फॉर्म डॉट एक्सएमएल है अवेलेबल, क्यों, क्यों स्प्रिंग फॉर्म डॉट एक्सएमएल क्यों सपोर्ट कर रहा है, जब स्प्रिंग बूट ने टोटली रिमूव कर दिया एक्सएमएल को, फिर भी ये एक्सएमएल फाइल क्यों सपोर्ट करता है। तो समझ में आया क्यों, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट को, ये आपके स्प्रिंग बूट के लिए नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके लिए है, मैवन के लिए। ये मैवन को कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है, आप मैवन यूज नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा, आप मैवन मत यूज कीजिए। समझ में आया, हेलो। तो ये स्प्रिंग बूट टोटली रिमूव कर दिया है, लेकिन मैवन ने रिमूव नहीं किया है। अरे ये सर अगर हम स्प्रिंग बूट को ग्रेडल के थ्रू करेंगे तो मैं ये पॉम डॉट एक्सएमएल नहीं आएगा। हाँ, तो हमें एक्सएमएल फाइल नहीं मिलेगी, तो स्प्रिंग बूट नहीं यूज करता है एक्सएमएल फाइल, लेकिन मैवन यूज करता है एक्सएमएल फाइल। इस वजह से मैवन क्रिएट करके दे रहा है हमें एक्सएमएल फाइल, ना कि स्प्रिंग बूट। ठीक है, अच्छा
हेलो सर। हम्म। सर अगर ग्रेडल यूज किया तो ऊपर का फोल्डर स्ट्रक्चर सेम रहेगा क्या? एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के हाँ ऊपर का हाँ, ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ नीचे का चेंज हो जाएगा। ठीक है, विद फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल में है। मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक, अभी देखो देखो, ठीक है सर। कितना टाइम नहीं लगेगा सर बस। बट वहाँ पे उसके फोल्डर्स कम बनते हैं, इतना फोल्डर नहीं बनता है उसमें तो। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, देखो। सर्लेट स्लाइजर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ सिंपल है। देखो, इनिशियलाइजर एक्चुअली मेरे एसटीएस में काफ़ी चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ ना, एंगुलर, रिएक्ट, यूआई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सर्वर कॉन्फ़िगर हो गई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट नहीं हो रहा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंटरनल, इस वजह से मैं इनिशियलाइजर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ग्रोवी, कैटलिन, कॉटलिन, मैवन और ग्रेडल फॉर ग्रोवी, कॉटलिन, सिंपल ग्रेवल लिखिए। ये एक्चुअली ग्रूवी जो है ये एक्सटेंशन है, जावा का एक्सटेंशन है सब। ये सब कोटलिन ग्रूवी मीन्स जावा का यूज करके ये लैंग्वेज बनाए गए हैं, ग्रूवी लैंग्वेज। और ओ आर जी डॉट ए आई टी डॉट कॉम, प्रोजेक्ट नेम डेमो प्रोजेक्ट, और बेस पैकेज ए आई टी, सिंपल ए आई टी डॉट कॉम, पैकेजिंग वेयर, और नेक्स्ट सिंपल एड वेब जनरेट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बैकएंड, इंपोर्ट ब्राउज, हाँ डेमो प्रोजेक्ट, क्या यूज करना है, ग्रेडल ना, ग्रेडल। नेक्स्ट, और ई ड्राइव, बैकएंड, प्रोजेक्ट नेम, नेक्स्ट एंड फिनिश। एक्चुअली इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी मांगता है। ठीक है, मैं आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जब ग्रेड पे काम करेंगे, तो सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ग्रेडल यूज़र होम, अच्छा एडवांस में ये आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। ग्रेडल यूज़र होम, और ये यूज़र होम डेबियन, इस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी हमने।
अच्छा, ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है, इसको रिमूव करें, ठीक है। ठीक है, फिर से ओपन करते हैं HDS लॉन्च। इंपोर्ट ग्रेडल सिस्टम प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। अच्छा, एक काम करो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा, कल देखें, कल बता देंगे आपको। कुछ स्टक कर रहा बार बार। ओके सर। लोडिंग ले रहा है। स्टक हो गया। ये प्रोसेसिंग में लग जाता है थोड़ा सा, इधर उधर मिस्टेक होगा तो तुरंत लोडिंग में चला जाता है। एंड टास्क। अच्छा, आप उसको छोड़ो, मैं आपको फोल्डर इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, वहाँ काम एक ही करना है, प्रोजेक्ट तो करना नहीं। यहाँ देखो, तो ये है ग्रेडल फोल्डर। ये आपको ग्रेडल फोल्डर देगा, इसके अंदर SRC, टेस्ट मेन, रिसोर्सेज, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ सेम है। और यहाँ आपका जावा के अंदर EIT.com, और इसके अंदर सेम फाइल, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल चल रहा है। ये ग्रेडल, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन एडिट।
ये आपका ग्रेडल, जो वहाँ पॉमडॉट एक्सएमएल था, ये है क्या, ग्रेडल। तो ग्रेडल है ये जो हम डिपेंडेंसी मैंने अब ऐड किया था, या स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट फाइल, ये प्लगइन लॉन्चर है। अब जो ये आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, आप सिंपल आप जाएं यहाँ पास कॉपी कीजिए तो ग्रेडल की एम रिपोजिटरी और यहाँ पास पेस्ट कर दीजिए, और बाकी कुछ नहीं। ये ग्रेडल का प्लगइन्स वर्जन है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट पेरेंट प्रोजेक्ट के लिए है। और जो ग्रुप आपने बनाया था AIT-ORG ग्रुप मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, वर्जन एंड जावा का जो आपका लैंग्वेज है कौन सा है, 17 JDK 17 वर्जन, ये सारी चीज़ें हैं। रेपोजिटरी से रिलेटेड की रेपोजिटरी मैवन आपको मैंने बताया था, मैवन तो क्या होता है वहाँ पर सेंट्रल से एक बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड करता है वहाँ से लोड करने के लिए, लेकिन एक कंपनी का है, कंपनी के लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट बेस और लोकल रिपोजिटरी। 3 टाइप की हमारी रिपोजिटरी होती है। कौन कौन सी होती है, रिमोट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल रिपोजिटरी और ये टेस्ट की, बस सिंपल वही है। तो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, सेट कीजिए कहाँ से, मैवन रिपोजिटरी में जाइए, मैवन रिपोजिटरी, ये एक्चुअली क्या होती है, लाइट वेट होता है डायरेक्ट MVN, तो MVN रिपोजिटरी, mvnrepository.com, और यहाँ क्लिक, और कोई सी भी डिपेंडेंसी का नेम, जैसे कि मैं अभी फिलहाल के लिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक, एक डिपेंडेंसी मैं सर्च कर रहा हूँ, और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट, तो अभी आप जो सर्च कर रहे थे डिपेंडेंसी मैवन रिपोजिटरी, यहाँ पर ये डिपेंडेंसी आपकी मैवन की है, बट अब क्या चाहिए हमें, ग्रेडल की। तो ग्रेडल की डिपेंडेंसी देखिए मिला आपको, ये सिंपल, इसको कॉपी और यहाँ इधर आप पेस्ट कर दीजिए, कहीं भी यहाँ चाहे वहाँ, डिपेंडेंसी ऐड हो गया, बस इतना ही काम करना है। कौन कौन सा डिपेंडेंसी ऐड हो गया यहाँ पास, तो ग्रुप इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये इम्प्लीमेंटेशन है। आप चाहे ऐसे ही एज इट इज़ दे दीजिए, या फिर स्प्रिंग बूट में वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप इसकी वर्जन्स को भी रिमूव कर सकते हैं। नेम को आप जिस तरह से, इस जैसे डिपेंडेंसी इसने बनाया है इस तरह से आप सेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एज इट इज़ भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्प्रिंग बूट वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनली ऑल वर्जन्स क्या किया है इसने रिक्वायर करके रखा है। तो यहाँ सिंपल कॉमा कॉलन सभी को रिमूव कीजिए, और नेम एट्रीब्यूट रिमूव कीजिए, और यहाँ कॉमा कॉलन ORG, और इसको कॉमिक, ये ये शॉर्ट क्या नहीं, ये आपका ग्रुप नेम, ग्रुप आईडी, और ये आपका प्रोजेक्ट स्प्रिंग प्रोजेक्ट नेम मीन्स स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक लोड कर देगा, ठीक है। तो आप इसका आप अभी चिंता ना करें, ग्रेडल का वर्कशॉप लूंगा, ग्रेडल में मैं सारी चीज़ बताऊंगा, जैसे कि अभी मैवन वर्कशॉप हुआ है ना, तो मैं ग्रेडल का भी वर्कशॉप ले लूंगा, तो आपको ग्रेडल के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो, ओके सर। हाँ ग्रेडल की आप चिंता ना करें, यस ग्रेडल, सर। हाँ इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, डेप्थ में सारी चीज़ बता दूंगा। ग्रेडल मैवन, अभी पहले गिट गिट देख लो, गिट वर्कशॉप हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग को ग्रेडल करा दूंगा। फिर उसके बाद जीरा, जीरा कैसे हैंडल करते हैं, टास्क असाइनिंग टू, ठीक। मैंने बताया आपको, चलो अब टाइम क्या है, ज़्यादा हो गया। MVC कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, कि MVC में जो आपको मेन क्या है, स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है।
कोड कोड में कुछ भी नहीं है, कोड काफ़ी सिंपल है। फ्लो स्ट्रक्चर आपको जानना है कि चीज़ें इंटरनली एक्चुअली चल कैसे रही हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो एक्चुअली इंटरनली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जब एक बार आप फ्लो समझ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ डेवलपर नहीं बनना है कि आपको सिर्फ कोड फाइंड कर कोड आपको लिखना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। कोई भी प्रॉब्लम आई आप उसको फाइंड कर सको कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अब यही नहीं मालूम होगा कि ये अभी कस्टम पेज कैसे क्रिएट हो जा रहा है वेब पेज में। कस्टम पेज मीन्स वाइट लेवल एरर पेज देता है ना, जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जब लोड करते हो, जब कोई यस सर, प्रॉब्लम, जब हाँ तो कोई हम रन करते प्रॉब्लम, हैं। हाँ तो कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या देता है? वाइट लेवल एरर पेज। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वाइट लेवल एरर पेज दे, मैं अपना खुद का पेज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को आप मैं प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दूँ कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं यूआरएल प्रोवाइड कराना चाहता हूँ या कुछ भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो किसी भी पेज को, कस्टम पेज को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें देखेंगे। कस्टम सिक्योरिटी पेज जो होती है उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें। तो जब सिक्योरिटी पैनल में जब जाएंगे हम, सिक्योरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो वहाँ काफ़ी डेप्थ में हमें सारी चीज़ों को देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसको डेप्थ में, तब जाके सिक्योरिटी समझ में आएगी। और सिक्योरिटी समझने के लिए आपको ये सारे जो बेस मैं अभी बता रहा हूँ इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिक्योरिटी पे काम कर पाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल डेवलपर, जूनियर डेवलपर सिक्योरिटी पे हैंडल नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और पूरा डिपेंड करता है आपके बेस पे। बेस जितना अच्छा होगा उतना क्लियर आपको होगा सिक्योरिटी, ठीक है। तो दो ही चीज़ हैं स्प्रिंग बूट में जो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर पास कर लिए इंटरव्यू में, तो आप कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे जो टॉपिक बोलते हैं ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि चीज़ें, मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल लॉगिन्स, इसके अंदर फ्लो जो स्ट्रक्चर है, ये सिक्योरिटी पे ही आपको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट समझ में आएगा। क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं, जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक बेस, एक प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट अंदर एक स्मॉल सा टॉपिक है, ये डिब्बा, इसके बारे में अभी समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं। तो समझ लो कि हम जो अभी एफर्ट लगा रहे हैं सिर्फ एक इस डिब्बे के बारे में लगा रहे हैं कि डिब्बे में रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन पूरा सिक्योरिटी एक पूरा जाल है, समझे? हाँ? अभी नहीं समझ पाओगे। यस सर। हाँ, तो ये सिक्योरिटी का पूरा, ये जो डिब्बा लगा है ना, ये पूरी सिक्योरिटी है। इसके अंदर ये लॉकर है और उसके अंदर आपके क्या है, डायमंड्स और गोल्ड, हार्ट, कैश, सब कुछ जो रखे हैं सब इसके अंदर रखे हैं। ये आपका पूरा बिल्डिंग। तो, तो बिल्डिंग हमको क्या है, सिक्योर करने होते हैं किसको? अपने लॉकर्स को, पूरी बिल्डिंग्स में, है ना। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को चोर, कोई चोर एंटर करेगा आपकी बिल्डिंग में, सबसे पहले वो बिल्डिंग के अंदर आने से पहले ही वेरिफिकेशन होता है। कितनी वेरिफिकेशन होगी? पहले तो अननोन ऑथोराइज वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लो ऑथोराइज है तो क्या वो वाकई में जेन्युइन पर्सन है या नहीं, या किसी को भी एंटर कर देंगे आप? नहीं, जो हो गया उसके हिसाब से। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, वहाँ तक का परमिशन है। तो यहाँ होंगे, इसके बाद दूसरे रूम में एंटर होंगे, तीसरे रूम में एंटर, बेडरूम में एंटर होंगे, लेकिन लॉकर तक कौन जाएगा? लॉकर तक वही जा सकता है जो आपका काफ़ी क्लोज होगा, है ना, क्लोज। या आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या फिर वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप अपने लॉकर तक किसको परमिशन देना चाहते हैं, या खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते कि मेरे अलावा कोई ना जा सके। हाँ, क्लियर? मोबाइल में सभी लोग अपना पासवर्ड लगाते हैं ना कि मेरे अलावा कोई ना जा सके, ठीक है। तो काफ़ी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसको समझने से, इसलिए मैं आपको बेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले समय में आप लोग को जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर
क्लियर होगा पूरा कंप्लीट एक स्टार्टिंग से, तब जाके आप सिक्योरिटी समझ पाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। आज टाइम हो गया ज़्यादा, दूसरे बैच का टाइम हो गया है, कल ज्वाइन करो। 2 बजे है वर्कशॉप गेट का। ओके सर। ओके। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो।